आपके क्लास 10 ठीक केमिस्ट्री आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीछे बात कर लिए थे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, कि डिफरेंट टाइप की हमने देखा था, चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ढेर सारी बातें हमने स्टडी करी थी। ठीक है, वहां पे अब हम बाकी हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की चीज हम आज स्टडी करते हैं। ठीक है, सही। तो क्या कहते हैं, हम बात करते हैं आगे कि केमिकल रिएक्शंस हो गए थे और हमने बताना था क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन क्या होने वो हमने आपको बताना है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन EQUATION। ठीक, केमिकल इक्वेशन सही है। ठीक, अब हम इस केमिकल इक्वेशन को कैसे समझेंगे कि हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसी को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में जनरली लिखते हैं कि क्या क्या कंबाइंड हो रहे हैं, क्या क्या आगे फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब कि क्या क्या रिएक्टेंट हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं और क्या सप्लाई करने के बाद हमें रिएक्शन हो रही है या हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसी को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और उसको फायदा क्या है फिर केमिकल इक्वेशन का, हमें सिस्टमेटिक ढंग से हमने बोला वे रिप्रेजेंट करने का, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको जब उसी रिप्रेजेंटेशन को देखकर ही जो हमारे लिए 8 मैंने माना हमारे 8-10 लाइन का एक्सप्लेनेशन हो या फिर आधे पेज का एक्सप्लेनेशन हो, वो सारी एक्सप्लेनेशन जनरली हमें उसी इक्वेशन को देख के समझ आ जाती है। ठीक है, वो हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है हमारा, वो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, सही। वो कैसे करते हैं हम बताते हैं आगे। जैसे अगर हम मान लें, ठीक, हमने कहा कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक, आपस में कंबाइन करें तो हमने कहा था कार्बन ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, सही। अब कार्बन क्या हमारा C है, कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन क्या हमारा O है। ठीक, लेकिन O हम नहीं लिख सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों, तो हम वो इसलिए नहीं लिख सकते कि ऑक्सीजन जनरली हमारा किस फॉर्म में रहता है, O2। हमने कहा था O आपस में कंबाइंड होकर O2 के फॉर्म में रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फ्री फॉर्म में नहीं मिल सकती, फ्री फॉर्म में नहीं रह सकती। उसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारा है जो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, वो किसी न किसी के साथ हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहेगा या कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, सही। तो ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो C हमारा O2 के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। ये हमारा कार्बन, जब हम कहें कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक, देन ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। ठीक, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, C + O2 क्या हमको मिल जाता है, CO2। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट C के साथ O का रिएक्शन करके हमने कर लिया। आगे हमें बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी इनके साथ, कि जब वो हम उन दोनों तीनों चीजों को मिलाएंगे तभी जाके आगे रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, सही। अच्छा, ये सीधी सी बात, हम कहते हैं ऑक्सीजन एक्सेस में होना चाहिए, मतलब ढेर सारा होना चाहिए, उसका ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो O2 एक्सेस के मतलब वो हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, तभी ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सही। ठीक है, अब कह रहा कि ऐसा क्यों है, मतलब हम ऐसा इस तरह से लिखें, तो ऐसा क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग सिंबल बनाएंगे ना रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे पास कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इन्होंने CO2 बना रखा। ऐसा हम लिखते हैं, कार्बन और डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्साइड। नाम क्या है समझ लें, ये ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में रहता है, वो अलग है। यहाँ पे यही O2 के फॉर्म वाला नहीं है,
यहाँ पे O कार्बन के साथ अब बाकायदे बॉन्ड बनाया हुआ है, बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए कहते हैं, ये ऑक्सीजन दो अमाउंट में होता है, तो 2 होता है, इस कारण से हम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ले रखते हैं इसका, ठीक है। नाम, हर चीज के नाम के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह का है। ये ऐसा नहीं है कि सर ये जैसे O2 था वैसे ही O2 यहाँ पे भी, नहीं, ये ऐसे O2 हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए आगे आते उसको भी बताते हैं, बात आ गई तो, ठीक। ये हमारा O2 जब होता है, वो 2 जने आपस में बॉन्ड बना के, 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना के O2 के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब CO2 होता है तो ये C के साथ ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, C बीच में होता है, जिसके से ये दोनों बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ये हमारे O2 का स्ट्रक्चर है, ये हमारे CO2 का स्ट्रक्चर है, और कार्बन कार्बन हमारा होता ही है, ठीक है, सही। इस तरह से होता है, ठीक। तो कभी आप ये ना समझिए कि सर C था, O2 था, वही O2 वही हो गया उनके साथ, ना। बॉन्डिंग अलग अलग होती है। बॉन्डिंग का मतलब हमने कहा उनके साथ जुड़ना, बॉन्डिंग बनाना। बॉन्ड क्यों बनाता कोई? हमने कहा अपने आप को स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होता है? इस ऐसे केसेस में हम उसके वैलेंस सेल में या ऑक्टेट या बाहरी सेल में या आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल समझ लेता है, या सॉरी अपने आप को स्टेबल पा लेता है, ठीक है। समझ नहीं लेता, पा लेता है, वो होता ही है स्टेबल, सही है, ओके, ठीक। आगे आते हैं, ठीक। उसी तरह से हम कहें सर अगर ये जिंक हमारा मेटल, जिंक मेटल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, तो हम कहते हैं कि जिंक सल्फेट बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सर ये क्या है? आप कह रहे हो जिंक है सर, जिंक मेटल है, ठीक। जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लिख देते हैं। हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेट बता दिया है, ठीक है। तो डाउट नहीं करना कि किस बात का डाइल्यूट और क्या कंसंट्रेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में DIL डाइल्यूट पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसके पहले हम ये DIL लिख देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ डाइल्यूट है, ठीक। तो सर ये इसको हम क्या, ये केमिकल इक्वेशन है? हाँ है कि ये केमिकल रिएक्शन, सर ये रिएक्शन है, लेकिन हमने कहा था इक्वेशन मतलब शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हम खुद से समझ जाते हैं। यहाँ पे इसका क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन या केमिकल इक्वेशन ये क्या है या कैसे है, ठीक है ना। तो जिंक के लिए या सबके लिए हम जनरली क्या है, सिंबल एक रखे हुए हैं, ठीक है ना। हम क्या बता रहे थे, केमिकल इक्वेशन ना, केमिकल इक्वेशन, ठीक, सही। अब जिंक का सिंबल Zn, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4, ठीक, H2SO4, H2 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब जिंक सल्फेट ये बनाता है, हमने कहा, तो जिंक सल्फेट हमारा ZnSO4 होता है और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। अभी हम जब प्रॉपर्टी बता रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वहां पे भी आपके सामने ये रिएक्शंस आई थी और हमने आपको बताया था ऐसा बनाकर कि कुछ ना हुआ था कि पहले जिंक था, सल्फ्यूरिक एसिड था, अब वही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर जिंक सल्फेट कुछ अलग बना लिया। ये मैंने कहा ये एसिड था, वो मेटल था, मिलकर ये साल्ट बना लिया और ये हाइड्रोजन गैस का रिमूव हुआ, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, ठीक ना। तो ये वहां पे भी हमने बताया था, यहाँ पे फिर से आप देख लें कि क्या करता है, ये जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसे हम इस तरह से अगर दिखा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, सही। तो अब ये हमारा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, ठीक, और जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ एरो लगी हो तो गैस हो, या नहीं मन कर रहा है तो आप यहाँ पे छोटा सा G भी लिख सकते हैं, सही है, ठीक है, ओके। मेटल सॉलिड होता है तो कहीं कहीं Zn के बाद S लिखा होगा, तो आप डाउट करने की कोई जरूरत ना है, S लिखा है इसका मतलब ये सॉलिड है, बात खत्म, ओके, सही। इतनी बात समझ में आई, ठीक। बात नहीं समझ आई तो बता दीजिएगा। और हाँ,
अभी जो अपने पीछे लिखा, ठीक है, देख सकते हैं Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, तो Zn और H2SO4 रिएक्टेंट थे और ZnSO4 और H2 हमारा क्या था, प्रोडक्ट था। वो तो हमने पीछे बता दिया था कि जैसे ये एक एरो होती है, इस एरो के लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ होता है वो सबका सब रिएक्टेंट होता है और जो राइट साइड लिखा हुआ होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो हमेशा हम जब दिखाते हैं, आपको पहले ही दिन लिखे थे, यहाँ रिएक्टेंट लिखे थे, एक एरो लगाए थे, इस पे कभी कभी कुछ हो सकता है और कभी कुछ नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, हमारे प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स, मतलब ढेर सारे, ठीक है। ओके, अब आते हैं, तो हम कह रहा कि इसका मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक शॉर्टकट में रिप्रेजेंटेशन कह देना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और वो शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हमने कहा था हर कंपाउंड का, हर केमिकल कंपाउंड का कोई न कोई एक फार्मूला होगा जिसके थ्रू उसे शो किया जा सकेगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। ओके, सही, आगे देखते हैं। इस उसी को हम उसकी डेफिनेशन बता देते हैं। कह रहा कि ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिंबल या फार्मूला का यूज करके एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि एक रिएक्शन होती है उसे जनरली हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या है, बैलेंस क्या, हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन होती है वो जनरली कोई रिएक्शन हमें एक कंप्लीट रिएक्शन के फॉर्म में लिखी हुई होती है, मतलब जितने रिएक्टेंट हैं, ठीक है, हिंदी नहीं, जितने रिएक्टेंट हैं उतने हमारे प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स जो भी कह लें आप होने चाहिए रिएक्टेंट में, ठीक, उतने ही कहाँ होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट या आइटम किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों बात अगर ये सही है, मैच कर रही है बात कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स या एलिमेंट एक सेम है, ठीक, तो उसे हम कहेंगे ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम कहेंगे ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो हम जनरली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। जैसे हमने वाटर का एक बार फॉर्मेशन एक बार बताया था कि वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, तो वहां पे भी हमने किया था कि यहाँ पे कई तरीके से लिख सकते हैं। हमने 2 तरीके बताए थे लिखने के, तो हमने कहा था यहाँ पे दोनों की दोनों बातें सही है। तो सेम बात वहाँ पे यही थी, वहाँ पे हमें रिएक्टेंट में एटम्स कितने हैं या रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं वही, और कितने प्रोडक्ट में हैं, उसी बातों को ये बराबर करने के लिए हम क्या करते थे, वो एक बैलेंस इक्वेशन है या वो एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो यही कह रहा, जैसे अगर हम बात करें वाटर की बात कर लें फिर से एक बार, ठीक है, H हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता। अगर हम कहें ये दोनों जने मिलते हैं तो बनाते क्या हमको H2O। तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, आप लोग बताएं, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक, बोलिए। नहीं है, क्यों, जिसे समझ आया नहीं है, ठीक है, जिसे ना समझ आया देखे क्यों, क्योंकि यहाँ पे H के साथ ये क्या लिखा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स होता है ना, ठीक। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे जो बना है, और सर ये क्या हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक, ये हमारे क्या रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। ये एक टोटल केमिकल रिएक्शन है और ये एक केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन का शॉर्टकट सिंबल के साथ रिप्रेजेंटेशन, इसी कारण से केमिकल इक्वेशन है, सही है। ओके, तो अब देखते हैं 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन बना है और एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है एक ही ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन एक बैलेंस इक्वेशन या ये इक्वेशन एक
बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सही। हाँ, ये रिएक्शन है, ये पता है कि H2 ही मिले, O2 मिले तभी वाटर बनेगा, लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, अब अगर हम कहें कि अगर इसी रिएक्शन को बैलेंस लिखना हो तो अगर हम 2H2 करके यहाँ 2H2O कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा? ठीक, ऐसा कर दें हम, ठीक है ना, तो अब ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन होगी। कैसे? यहाँ पे 2H2 मतलब एक H2 के पास 2 हाइड्रोजन, तो 2H2 के पास कितने हाइड्रोजन? 4, और ऑक्सीजन में कितना? O2 साफ साफ दिख रहा, 2। चलो ठीक, यहाँ पे क्या है? H2O बना है और दो H2O बना है ना, 2 H2O। एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, तो 2 H2O में 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 1 का और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अभी के लिए क्या है हमारा? रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम, प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम इक्वल है। इस कारण से ये रिएक्शन अभी जो लिखी गई है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। हाँ या ना? हाँ, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, सही ना? ठीक, तो फिर हम अनबैलेंस क्या थी अभी ऊपर वाली थी, जब सिर्फ H2O लिखा था और टोटल लिखा, सही। इस तरह से अब ये अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशन समझ आया। अनबैलेंस इक्वेशन क्या है? जिसमें, फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक, जिसमें क्या है? रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स इक्वल ना हो, वो एक अनबैलेंस इक्वेशन होता है। और जिस इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ या रिएक्टेंट्स या नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल, देन दैट इज कॉल्ड एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक ना, दोनों बात हो गई, सही। अब आगे देखते हैं। तो अब हम बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन जान गए, ठीक है। आप इस तरह से अगर जहां कहीं भी आप कोई भी एक इक्वेशन लिखा हुआ देखें, ठीक, तो सबसे पहले उसको देखें आप, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मैच करें एक बार कि क्या ये दोनों बातें सेम हो रही हैं, मतलब इधर के रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के सबके सब जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं या एलिमेंट हम कह सकते हैं, वो सारे इक्वल हो रहे हैं, तो फिर दैट्स इट, बैलेंस्ड है। नहीं हो रही तो अनबैलेंस्ड है, वो आप खुद से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ जहां तक की बात है, मैक्सिमम केसेस में हमारे बुक्स में या जिन सब में ये रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखी होती है। और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपके 10th में आएगा, आपको छोटी सी इक्वेशन दे दी जाएगी जो बैलेंस नहीं होगी, और आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। भी चैप्टर खत्म होते ही ये इसमें एक्सरसाइज है, उसको कराई जाएगी आपको, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप जान गए, ठीक, सही। अब हम ये कहते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते करते, अभी तो हमें पता है, हम बराबर कई बार लिख दिए, H2O + O2 ऐसे करके एरो मार के लिख दिए। तो बहुत सारी चीजें क्या है हम बताते हैं। अब केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सही सही, या हाउ इज अ केमिकल इक्वेशन रिटन, ठीक है। कैसे? हम सबसे पहले हमने कहा था, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, रिएक्टेंट होंगे या फिर रिएक्टेंट्स होगा, मतलब एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक अगर एक ही रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट बीच में एरो लगाते हैं और इधर हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। अगर एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट है, तो अगर कई सारे हैं तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट मान लीजिए कई सारे हैं, ठीक है, सही, तो ठीक, तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में जो ढेर सारे रिएक्टेंट हैं उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक। माना लेट अस सपोज A + B है ना, ये दोनों जने आपस में रिएक्शन करके क्या हो रहे हैं, C बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट, तो इन दोनों के बीच सिंबल प्लस लगा के हम बताते हैं कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है C, ओके। अभी क्या है, ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि रिएक्टेंट्स भी ढेर सारे हैं, प्रोडक्ट्स भी, तो प्रोडक्ट के बीच में भी सेम हम इसी तरह से लिखते हैं, A और B कंबाइंड हुए और C और D का फॉर्म हुआ, तो ये दोनों रिएक्टेंट हुए, ये प्रोडक्ट हुआ, बीच में एरो का सिंबल लगाते हैं। एक बात और, इनके अलावा कोई और एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हीट कर रहे हैं तो हम हीट का सिंबल लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हीट लिख देते हैं, ठीक है। और हमने एक दिन कैटलिस्ट भी बोला था, आपको बताया था कैटलिस्ट क्या होते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा सारी बातें।
पीछे मैंने बताया था कैटलिस्ट क्या होता है, कोई रिएक्शन है माना धीरे चल रही है, हम उसको फास्ट कराना चाहें तो यूज करते हैं जिसको उसे कैटलिस्ट कहते हैं। या कोई रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है, हम चाहते हैं वो धीरे चले या स्लो हो तो उसके लिए यूज करते हैं जिसका, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी यहाँ पे हम और जिन भी कैटलिस्ट की होती है उसका भी यहाँ पे इस एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सही। तो एक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, हमने कहा था कि पहले बात क्या है, हम ये जान लें कि क्या क्या रिएक्टेंट है और क्या क्या प्रोडक्ट है, पहली बात, ठीक। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं, अब रिएक्टेंट्स अगर ढेर सारे रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट उनके बीच क्या है, प्लस प्लस का सिंबल लगाते चले जाते हैं। प्रोडक्ट अकेला है तो अकेला लिखते हैं, और प्रोडक्ट भी कई सारे हैं तो प्रोडक्ट्स के बीच भी सिंबल लगाते चले जाएंगे प्लस का, ठीक है, सही। और बीच में एक क्या होनी चाहिए, एरो होनी चाहिए जिसका टेल रिएक्टेंट की तरफ हो और हेड प्रोडक्ट की तरफ हो। ये तो अभी हम कह रहे हैं कि एक सिंपल सी रिएक्शन बता रहे हैं कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की तरफ एरो का टेल होना चाहिए और प्रोडक्ट की तरफ एरो का हेड होना चाहिए। इसका मतलब कि रिएक्शन इधर से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जिधर को कन्वर्ट हो रहा है उधर की तरफ एरो का हेड होता है। ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, सही। अब क्या है, बाकी बैलेंस या नहीं बैलेंस करना वो तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे कि पूरी तरह से हमें वो समझ आएगा कि इफेक्टिव या सही, जो सही रिप्रेजेंटेशन है कैसे होगा। बाकी की बात हम अगली क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप रिवाइज करें, कोई दिक्कत है तो आप उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है, फिर से बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।